Hello, my dear Bachcha Party. Welcome back to my class again. So, today's lecture number 4, class 11, chapter number 5, that is laws of motion. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। सो लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन कैसे हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस बनती है, हम डेली लाइफ में उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ हमने देखा। ठीक है। सिमिलरली आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल वो बिल्कुल मोमेंटम से कहीं ना कहीं कुछ हद तक रिलेटेड है, बिल्कुल, या आप ऐसा बोल सकते हो कि उसी की नेक्स्ट स्टेप जो है, यानी लीनियर मोमेंटम की ही नेक्स्ट स्टेप जो है वो है इम्पल्स। बच्चों बेसिकली वर्ड जो इम्पल्स है उसका मीनिंग क्या होता है, आप जनरली यूज़ करते हो कि यार ये लड़का बहुत इम्पल्सिव है, ये आदमी बहुत इम्पल्सिव है, ये बच्चा बहुत इम्पल्सिव है, ये टीचर बहुत इम्पल्सिव है। इसका मीनिंग क्या है कि कहीं ना कहीं जब भी कोई आदमी या जब भी कोई पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन छोटी छोटी बातों को काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले लेता है, या छोटी सी बात पर ज़्यादा हाइपर हो जाता है, या इस तरीके से और बोल दिया जाए कि डेली लाइफ में जैसे कि छोटे से टाइम के लिए किसी भी छोटे से टाइम के लिए मान लो किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आता तो उससे ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है। तो इन सभी कैटेगरीज वाले लोगों को हम क्या बोलते हैं कि आदमी बहुत इम्पल्सिव है यार, ये आदमी बहुत इम्पल्सिव है। इसका मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के, वो आदमी शॉर्ट टाइम इंटरवल में कांटेक्ट में आया और एक लार्ज अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन उसके साथ में हो गया। ठीक है, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए वो आदमी कांटेक्ट में आया और लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन उससे हो गया, तो इसका मतलब क्या कि वो आदमी इम्पल्सिव है। जस्ट लाइक दैट इन द फिजिक्स वी ऑल्सो स्टडी अबाउट द इम्पल्स व्हेन अ large amount of force is applied on any object for a short time interval। ठीक है, कि शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ फोर्स अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाओ तो उसे क्या बोलोगे, इम्पल्स बोलोगे। ठीक है, तो पहली डेफिनेशन जो ये और एग्जांपल लेते हैं। आपके सामने फुटबॉल रखी हुई है, आप क्या करोगे, उसे धीरे से टच करोगे या फिर एक जोर से आओगे किक मारोगे, जोर से आएगा और एक जोर से किक मारोगे। लेकिन किक मारने के लिए क्या आपको अप्लाइड फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा? सर किक मारने के लिए तो मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वेरी गुड। अच्छा, आधे घंटे तक आप उस बॉल के कांटेक्ट में रहे या फिर एक पर्टिकुलर कुछ सेकंड के लिए या एक सेकंड के लिए, तो आपने क्या किया, एक सेकंड के लिए आपका पैर उस फुटबॉल के कांटेक्ट में रहा, लेकिन उस एक सेकंड में भी कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा फोर्स आपने उस बॉल को दिया, आपने बहुत ज़्यादा फोर्स उस बॉल को प्रोवाइड किया, करवाया। तो आपने उस पर क्या लगाया, फोर्स नहीं लगाया, आपने उस पर एक इम्पल्स अप्लाई किया। आपने उस पर क्या किया, एक इम्पल्स फोर्स अप्लाई किया या इम्पल्सिव फोर्स अप्लाई किया। क्लियर है? तो आज हम बात करने वाले हैं इम्पल्स की। सो वेरी वेलकम बैक टू बच्चों माय क्लास। आई एम राहुल विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं छोटे से प्यारा सा चैनल, दैट इज PI राहुल। तो इम्पल्स की डेफिनेशन क्या होगी, व्हेन a large amount of force, when a large amount of force applied for a short time interval, applied for a short time interval, short time interval, जब एक बड़ा फोर्स थोड़े से टाइम के लिए अप्लाई किया जाए, देन इट विल नोन एज इम्पल्सिव फोर्स। ओके, देन इट विल नोन एज इम्पल्सिव फोर्स या इम्पल्स। देन इट विल नोन एज इम्पल्स। उसे क्या बोलोगे आप, इम्पल्स बोलोगे। क्लियर? इम्पल्स को कहीं पर आप कैपिटल I से भी लिखते हो, कहीं पर आपको IMP भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और कहीं पर आपको इम्पल्स लिखा हुआ मिलेगा। मोस्टली कैपिटल I हम यूज़ करते हैं इनर्शिया के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप 7th चैप्टर पढ़ोगे वहाँ पर हम कैपिटल I लिखेंगे, बट फिलहाल इम्पल्स भी हम इसके फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है बच्चों? सो इम्पल्स क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर
शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़े तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हो? इम्पल्स। सोचो, आपने बॉल की जस्ट किक लगाई, किक लगाने के लिए आपको कुछ सेकंड या 1 सेकंड का भी कुछ भाग, 1 सेकंड से भी कम टाइम आपको उसके कांटेक्ट में रहना पड़ा, लेकिन उस इतने छोटे से टाइम में भी आपने इतना ज़्यादा फोर्स लगा दिया कि वो बॉल मूवमेंट करने लग गई, फुटबॉल जंपिंग जपाक करने लग गई। इसका मतलब आपने थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स उसे दे दिया। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज़, इम्पल्सिव फोर्स जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इम्पल्सिव फोर्स जब तक आप बॉडी के कांटेक्ट में हो तब तक इम्पल्सिव फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। इम्पल्सिव फोर्स स्टार मार्क करके लिखना, इम्पल्सिव फोर्स इज नेवर कांस्टेंट, कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है, बट इट कीप चेंजिंग। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि चेंज होता रहता है, तो कैसे चेंज होता है? आपने कांटेक्ट किया, जस्ट कांटेक्ट किया, उसका मतलब अभी उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं है। अब जैसे आप, जब तक आपकी बॉडी या आपका पैर उस फुटबॉल के कांटेक्ट में रहेगा तब तक आप मैक्सिमम फोर्स लगाओगे। तो कहाँ से कहाँ चेंज होता है? 0 से मैक्सिमम। अब आपने पैर हटा लिया बॉल से, अब फुटबॉल से पैर को हटा लिया, तो वो फोर्स क्या हो जाएगा? वापस से धीरे धीरे 0 होने लग जाएगा। पहले 0 से मैक्सिमम होता है एंड देन मैक्सिमम से 0। हर एक इम्पल्सिव फोर्स की यही कहानी है, पहले वो 0 से मैक्सिमम होगा, देन मैक्सिमम से 0। और कई लोग इसे पढ़ते हैं कि ये कांस्टेंट है। भाई कांस्टेंट नहीं है, ये अंदर ही अंदर चेंज हो रहा है। पहले 0 से मैक्सिमम होता है, देन मैक्सिमम से 0। ये इम्पल्सिव फोर्स की कहानी है बच्चों। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो इम्पल्सिव फोर्स क्या करता है? इम्पल्सिव फोर्स क्या करता है? पहले 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0। ठीक है। इनडायरेक्टली अगर मैं बोल दूँ तो आप ये पूरा प्रोसेस क्या कर रहे हो? थोड़े से टाइम में फोर्स का जो इफ़ेक्ट है ना, थोड़े से टाइम में उस बॉल पर अब आपके द्वारा जो आपने जो फोर्स अप्लाई किया है, उस फोर्स का जो इफ़ेक्ट है, आप उस इफ़ेक्ट को मेज़र कर रहे हो बच्चों। एक्चुअली में आप क्या मेज़र कर रहे हो कि ये जो मैंने अप्लाई फोर्स किया है, मतलब 0.25 सेकेंड के लिए, मान लो आपने 0.25 सेकेंड में 100 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ऑब्वियसली बात है काफ़ी बड़ा फोर्स हो गया। तो 0.25 सेकेंड तक 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो किस तरीके से उस पर इफ़ेक्ट करेगा, कहाँ ज़्यादा होगा, कहाँ कम होगा, ये पूरा जो इफ़ेक्ट है, इस पूरे इफ़ेक्ट के मेज़रमेंट को ही आप इम्पल्स की फॉर्म में पढ़ते हो। ठीक है। सो इम्पल्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इनटू टाइम इंटरवल। ये कितने टाइम तक आपने अप्लाई किया। क्लियर है? इम्पल्स को मैंने लिखा कैपिटल I, ओके, फोर्स इज कैपिटल F। अब शॉर्ट टाइम इंटरवल तो क्या होगा? dt। शॉर्ट टाइम इंटरवल क्या होता है? dt। मान लो t टाइम तक आपने स्टडी किया और t टाइम में आपने एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, अप्लाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। शॉर्ट टाइम इंटरवल का मतलब टाइम का छोटा सा हिस्सा, और टाइम के छोटे से हिस्से को मैं dt लिखता हूँ। यार मैं डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ आपको। टाइम के छोटे से हिस्से को मैं क्या लिखता हूँ? dt लिखता हूँ। सो अप्लाइड फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इम्पल्स मिल जाएगा। इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। ये सांप नहीं है, ये दैट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। मान लो आपने कहाँ से कहाँ करी स्टडी? T1 से लेके T2 स्टडी। ओके, तो इसको ऐसा लिखा दिया जाए। अब इस dt टाइम के लिए फोर्स तो क्या है? कांस्टेंट है। फोर्स तो क्या है? कांस्टेंट है। मान लो आपको इम्पल्स निकालना है 0.23 सेकेंड से 0.25 सेकेंड तक। बहुत छोटा टाइम इंटरवल है, देखना। 0.23 सेकेंड से 0.25 सेकेंड तक, 0.23 सेकेंड से 0.25 सेकेंड तक। तो फिर कैसे निकालोगे? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू एफ। एफ क्या है बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इम्पल्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। एफ कांस्टेंट है
तो बाहर आ जाएगा। कांस्टेंट क्यों है सर? अरे भाई 0.23 से लेके 0.25 तक आदमी कितना? एक। लात की उसका पैर कितने? एक। जो फुटबॉल पर जो पैर लगा रहे हो वो भी कितना? एक। तो जो पूरी फुटबॉल पर जो फोर्स अप्लाई किया वो भी कितना होगा? सेम ही होगा। फुटबॉल पर आप फोर्स तो सेम ही अप्लाई कर रहे हो भाई। फुटबॉल पर एक ही आदमी किक कर रहा है, तो एक ही आदमी किक कर रहा है तो फोर्स क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो फोर्स कांस्टेंट, इसको ऐसे लिख दिया dt, t1 से t2। dt का इंटीग्रेशन होता है बच्चों स्मॉल t। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? स्मॉल t। ओके, सो दैट इज f वेक्टर इंटू t2 t1। ओके, जब लिमिट रखोगे तो फाइनली आप इसे ऐसे लिख सकते हो, i इज इक्वल टू f वेक्टर, ये वेक्टर है, t2 माइनस t1, या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो f वेक्टर डॉट डेल्टा t। ये हो गया आपका इम्पल्स का फॉर्मूला, फिनिश, खत्म। या तो आपको टाइम दिया हुआ हो dt की फॉर्म में तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपको दो टाइम गैप दे दिया, टाइम इंटरवल दे दिया, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, काम हो जाएगा अपना। ठीक है, अब देखो टाइम तो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इम्पल्स भी क्या बनेगा? एक वेक्टर क्वांटिटी। स्टार मार्क करके लिखो, इम्पल्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब थोड़ी सी जनरल बातें कर लेते हैं, कोई खटाखट करेंगे जल्दी से टाइम वेस्ट को किए बिना। ओके, यूनिट बोलो। ओके, यूनिट, फोर्स की यूनिट न्यूटन, टाइम की यूनिट सेकंड, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? न्यूटन सेकंड। इम्पल्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन सेकंड। ओके, इम्पल्स की डायमेंशंस, डायमेंशंस इम्पल्स की बोलो। फोर्स की डायमेंशंस m1 l1 t माइनस 2, टाइम की डायमेंशंस t1। तो फाइनली इसकी डायमेंशंस क्या बन जाएगी? देखो m1 l1 t माइनस 2 और टाइम की डायमेंशंस है t1। सोल्व करो तो इम्पल्स की डायमेंशंस आ जाएगी m1 l1 t माइनस 1। ये -2 और प्लस का 1 मिल के क्या बना देगा? -1 बना देगा। दैट इज़ इम्पल्स की डायमेंशंस। तो ये सारी चीज़ें हैं इम्पल्स के बारे में जनरल नॉलेज। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप किसी भी बॉल को हिट करते हो, है ना, तो वो सारे किक करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हो, है ना, आप आपके फ्रेंड पर जाके आपके फ्रेंड के बगल में एक जोर से तमाचा जड़ दो, वो भी क्या, आप लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए आपके दोस्त पर अप्लाई कर रहे हो, तो वो भी क्या कर रहे हो? आप उस पर इम्पल्स लगा रहे हो। आप उस पर क्या लगा रहे हो? इम्पल्स। बट डोंट ट्राई इट बच्चों, ठीक है, डोंट ट्राई, है ना, पता चला आपका दोस्त भारी निकल जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, कॉपी कीजिए यहाँ तक, नेक्स्ट बात करते हैं इसी पे। हो गया बच्चों। अब बात करते हैं कि ये मोमेंटम से कैसे रिलेटेड है, हाउ द इम्पल्स फोर्स इज रिलेटेड टू द मोमेंटम। ठीक है, अब ये मोमेंट मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है? मोमेंटम का ही अगला पार्ट है। तो ये मोमेंटम का अगला पार्ट कैसे है वो चीज़ हम देखने जा रहे हैं। ये तो जनरल बातें हैं इम्पल्स के बारे में। ठीक है, ओके। अब अगर मोमेंटम की बात करें, सुनो, न्यूटन की सेकंड लॉ से जाते हैं, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन बोला चेंज इन मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। यही बोला था। बोले तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी पी वेक्टर अपॉन डी टी, दैट इज, ये न्यूटन ने बोला। ओके, ठीक है सर, यही न्यूटन ने बोला। So from now this, how I can write this, okay, dp vector is equal to f vector dot dt vector। जैसे मैंने क्या किया, सिंपल ट्रांसफर कर लिया, इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसा लिख सकता हूँ एग्जैक्टली। अगेन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स की डेफिनेशन से आओ। इम्पल्स की डेफिनेशन क्या थी कि अप्लाई इम्पल्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स
फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज ये इम्पल्स की डेफिनेशन। देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऑप्टिमाइज करो, एफ डी टी दोनों इक्वल है, तो इम्पल्स किसके इक्वल हो गया? तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आई कैन राइट दिस, both are vector quantities, I can write this, what the impulse is equal to change in momentum impulse change in momentum, indirectly आपको क्या मिल रहा है कि मोमेंटम में जो चेंज हो रहा था ना, वो चेंज किसको दे रहा है? द चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय इट्स इम्पल्स। इसका मीनिंग ये है कि इम्पल्स और कुछ नहीं है, इम्पल्स इज नथिंग बट इट्स अ चेंज इन मोमेंटम फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। बस यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है ये शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये चेंज इन मोमेंटम 1 घंटे में हो रहा हो, नहीं, ये चेंज इन मोमेंटम होना चाहिए आपका फ्यू सेकेंड्स के लिए। अगर ऐसा है तो चेंज इन मोमेंटम इज गिवन बाय इट्स इम्पल्स बाय इटसेल्फ। ओके, अगर चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा बड़ा है तो फिर ये इम्पल्स आपका नहीं होगा। ओके, सो दैट इज इट्स ऑल्सो नोन एज इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके बच्चों, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो अगर कोई पूछे कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है, कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम इज that when a short time interval then the change in momentum is given by its impulse itself। ठीक है, अगर शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए कहीं पर फोर्स अप्लाई किया जाए और उसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट के, तो मोमेंटम में चेंज किसके इक्वल होगा? उसकी इम्पल्स के इक्वल होगा। दैट इज द इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ओके, क्लियर है? तो यही सारी कहानी है ना। तो इम्पल्स भी क्या है? मोमेंटम का ही एक स्पेशल केस है। इम्पल्स क्या है? इम्पल्स इज नथिंग बट जस्ट एन स्पेशल केस ऑफ अ मोमेंटम, but when the change in momentum is occurring for a short time interval, when a change in momentum is occurring for a short time interval, then it will also consider as a impulse। okay, impulse का मीनिंग क्या है कि अगर short time interval के लिए momentum में change हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? आपका impulse हो जाएगा, बस नथिंग। ये impulse momentum थ्योरम। कौन सा हार्ड लगा भैया? कुछ नहीं किया, सिर्फ ट्रांसफर किया। ओके, देख अब बात करते हैं इम्पल्स के जनरल एग्जांपल की। आपने कभी ऑब्जर्व किया है बच्चों, जब भी कोई एथलीट रनिंग करता होता है ना, जब उसकी रेस फिनिश हो जाती है तो वहीं आके ऐसे नहीं रुक जाता, ऐसे हाँफने नहीं लग जाता, है ना। वो रनिंग फिनिश होने के बाद, फिनिश लाइन को क्रॉस करने के बाद भी धीरे 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 अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है, देन कुछ दूर जाकर रुकता है। ऐसा नहीं कि फिनिश लाइन ख़त्म हुई जस्ट नेक्स्ट वो रुक गया, ऐसा नहीं होता। रीज़न? रूल्स? नो, these are not rules, these are effective impulse। वो धीरे धीरे अपनी स्पीड को डिक्रीज करता है, यानी कि जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है उसे कम करने का कोशिश करता है। उसे क्या करता है? कम करने की ट्राई करता है। उसे क्या करता है? कम करने की ट्राई करता है। इसी तरह सपोज जब आप क्रिकेट खेलते हो, तो आपने देखा होगा, वैसे तो आपने कुछ खेलने में कभी कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, बट थिंक अबाउट इट कि व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट यू कैच द बॉल। ओके, जब आप बॉल को कैच करते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी फील्डर होता है वो बॉल को कैच करके अपने हाथ को पीछे लेके जाता है। ऐसा नहीं होता कि वो ऐसे कैच कर लेगा, ऐसे नहीं करता, वो हमेशा अपने हाथ को पीछे की तरफ लेकर जाएगा। इसका मतलब बॉल और हैंड उन दोनों में जो कांटेक्ट टाइम है उसे बढ़ाने के लिए वो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है, ताकि बॉल की स्पीड 0 होने में कुछ टाइम ले ले। अगर बॉल को वहीं इस तरीके से मान लो, बिल्कुल बॉल को हाथ को मैंने फिक्स कर दिया कि बॉल आएगी, कैच यहीं करूँगा, कैच तो हो जाएगा, बट उसके हाथ पर चोट लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बॉल आ रही है एक फोर्स के साथ में। अब बॉल हाथ पर क्या लगाएगी? एकदम से फोर्स लगाएगी, एक झटके से फोर्स लगाएगी। याद है वो मैंने मोमेंटम पर वो रिकॉइलिंग वाला ऑफ गन वाला एग्जांपल समझाया था आपको लास्ट लेक्चर में। तो उसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स अचानक से सडनली आपके शोल्डर पे लगता है। उसी तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बॉल जो है वो आपके हैंड पर लगाएगी, और बॉल आपके हैंड पर फोर्स लगाएगी तो आपके हैंड पर चोट लग जाएगी।
तो उस चोट को ना लगे इसकी वजह से आप क्या करते हो, उस बॉल को पकड़ के धीरे 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 अपने हाथ को पीछे लेके जाते हो। बॉल की टेंडेंसी भी किधर है, पीछे जाने की, आपके हाथ भी किधर लेके जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। तो बॉल की स्पीड होने जीरो होने में जो टाइम लगना चाहिए वो टाइम पर्टिकुलर टाइम उसे मिल जाता है, और थोड़ी सी दूर के जाने के बाद बॉल की स्पीड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। उस वजह से आपके हाथों में चोट नहीं लगती। क्लियर है, वही सारा इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर इसकी ग्राफ मैंने आपको बताया, ठीक है, अगर ग्राफ की बात करें तो टाइम और फोर्स के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करो, टाइम और अप्लाइड फोर्स के। आप क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों कि धीरे 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 पहले तो टाइम, या ऐसे ले लें, पहले तो टाइम इंक्रीज हुआ फोर्स के साथ साथ, एक मैक्सिमम वैल्यू तक गया एट, ये फोर्स यहाँ पे मैक्सिमम था, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हुआ एंड सडनली इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। पहले जीरो से मैक्सिमम एंड देन मैक्सिमम टू जीरो। मान लो T1 से लेके T2 तक आपने ऑब्जर्व किया। ओके, तो बच्चों इस जो ग्राफ का एरिया है, इस जो ग्राफ का एरिया है, ये एरिया क्या देगा आपको, इम्पल्स देगा। तो अगर आपको कहीं पर ग्राफ दे दिया जाए, अगर आपको फोर्स और टाइम के बीच में जो ग्राफ दे दिया जाए, आपसे पूछे कि इसका इम्पल्स निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, अंडर द एरिया अंडर द ग्राफ आपको निकालना है। एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ फोर्स टाइम ग्राफ इज इक्वल टू अप्लाइड इम्पल्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान रख लो, कहीं पर आपको ऐसा सीन मिल जाए तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी कर लेना है। ठीक है, दैट इज नथिंग एल्स। ओके, तो ये बातें थी सारी इम्पल्स की। हमने इम्पल्स के बारे में बातें सीखी, इसकी जनरल एग्जांपल्स से सीखे कि कहाँ कहाँ हम इम्पल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, सबसे मेन एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, बॉल वाला। जब भी आप बॉल को कैच करते हो तो आप बॉल को पीछे लेके जाते हो, क्यों, ताकि आपका इम्पल्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्योंकि अगर इम्पल्स जीरो नहीं होगा तो आपके हाथों में चोट लगने के पूरे चांसेस हैं। इसी तरह आप जब बॉल को, फुटबॉल को हिट करते हो, किसी भी चीज़ को किक करते हो, तो उन सब में आप क्या अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई, इम्पल्स अप्लाई कर रहे हो। उन सब में आप क्या कर रहे हो, यू आर अप्लाइंग इम्पल्स। दैट मीन्स अगर इम्पल्स का मीनिंग क्या है कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल। ठीक है, हमने हमारे चैनल पर भी कंपटीशन के लिए इम्पल्स सीरीज चलाई हुई है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन या कंपटीशन वाले क्वेश्चंस शॉर्ट टाइम इंटरवल में एक बार को करने की ट्राई करेंगे, जिससे हमें कंपटीशन एग्जाम्स में हेल्प मिलेगी। तो इस चैप्टर के लास्ट में भी मैं इम्पल्स सीरीज ऐड करने वाला हूँ, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर को फिनिश होने के बाद में इम्पल्स सीरीज मैंने चलाई हुई है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों कॉपी करो। अब इसके एग्जाम्पल्स करेंगे हम, अब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, द क्वेश्चन इज a 100 gram of iron ball having a velocity of 10 meter per second collide with a wall at an angle of 30 degree and rebounds with some angle if we rebound with same angle. Okay, if time of contact is 0.1 second then experienced force will be, कितना होगा, ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, आंसर आपको निकालना है। ठीक है, एक 100 ग्राम की आयरन की बॉल है, उसको किसी दीवार पर 30 डिग्री के एंगल के साथ में फेंका जाता है, वापस से वो रिबाउंड हो जाती है उसी सेम एंगल पर, और कितने टाइम तक कांटेक्ट में रहती है दीवार वॉल के, 0.1 सेकंड तक कांटेक्ट में रहती है। तो आपको निकालना है अप्लाई एक्सपीरियंस्ड फोर्स ऑन द वॉल, वॉल पर कितना एक्सपीरियंस फोर्स आया है वो आपको कैलकुलेट, वीडियो पोस्ट करके आप कोशिश करेंगे। ओके, हो गया। नाउ आई विल ट्राई। देखो सीन क्या बना बच्चों, सीन कुछ ऐसा बना, ये आपकी वॉल है। ओके, दिस इज योर वॉल। नाउ अब आप बॉल को इस तरीके से हिट कर रहे हो, एक एंगल पर बॉल को इस तरीके से हिट कर रहे हो बच्चों, एक एंगल पे। तो बॉल को आपने यहाँ से फेंका, ओके, ये यहाँ से आपने बॉल को फेंका। ओके, दिस इज कितने एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका। बॉल को कितने पे फेंका, 30 डिग्री पे फेंका।
बॉल वापस से कितने पे चली गई, रीबाउंड अगेन एट द सेम एंगल, 30 डिग्री पे चली गई। आपको क्या निकालना है, अच्छा बॉल कितनी देर तक इसमें कांटेक्ट में रही, टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड तक बॉल इस दीवार से, इस वॉल से कांटेक्ट में रही। ओके ओके सर, मान लो ये बॉल आई, ये इस तरीके से बॉल है, ये बॉल फेंकी और ये वापस से बॉल चली गई। ओके दिस, ठीक है सर। अब सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, तो क्या सिंपल सा फॉर्मूला है सर, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ओके, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम कितना, 0.1 सेकेंड। अगर मोमेंटम में चेंज पता लग जाए तो मेरा फोर्स आ जाएगा। ओके ठीक है, तो मेरा टारगेट क्या है, दिस, टू फाइंड दिस चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, मोमेंटम नहीं फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। ओके, यहाँ इनिशियल मोमेंटम एंड दिस विल बी फाइनल मोमेंटम। जब बॉल आ रही है तब इनिशियल मोमेंटम, और जब वो जा रही है तब फाइनल मोमेंटम। ओके सर, मास तो इसका फिक्स है, मास में कोई चेंज नहीं है। ओके, सो हियर वी गो बच्चों, dp वेक्टर इज इक्वल टू, मास तो इसका फिक्स है। ओके, जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेलोसिटी, है ना, एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। ओके, मास फिक्स है ना इसका, मास तो 100 ग्राम फिक्स है, तो उसको कांस्टेंट ले लिया। सो चेंज इन मोमेंटम विल बी लाइक दिस। अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पता लग जाए तो मेरा काम बन जाए। ओके, वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि कितनी स्पीड के साथ में वो आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ में बॉल आ रही है। ओके, वापस अगर सेम एंगल के साथ में जा रही है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, सेम हो गई, स्पीड भी क्या हो गई, सेम हो गई। अब देखो ये स्पीड का स्पीड वेक्टर भी यही होगा। अब स्पीड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर वाला आएगा और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। अब सुनना बात को बच्चों, ये वेलोसिटी वेक्टर, ओके, दिस बिकम, ये कितना है आपके पास 30 डिग्री। ओके, ये कितना है 60 डिग्री। भाई अगर ये 30 तो ये कितना हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। डन। ओके सर, दो कंपोनेंट आएंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v cos 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा v sin 60। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin 60। ठीक है, इधर गई, इधर भी सेम एंगल, ये भी 60। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कितना, v cos 60 और इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी कितना, v sin 60। ओके, v sin 60 और v sin 60 तो आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो v sin 60 माइनस v sin 60 तो दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो, कैंसल आउट हो गए। अब बच गया ये v cos 60 और v cos 60, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू v cos 60 माइनस ऑफ v cos 60। दोनों की डायरेक्शंस क्या है, अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर को ऐड करेंगे तो दोनों जीरो हो जाएंगे। अगर अपोजिट डायरेक्शन वाले, सुनो, ये इधर आया और ये इधर आया, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होंगे, जीरो होंगे। ओके, लेकिन अगर इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वापस से ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब भी दो अपोजिट वेक्टर को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सो दिस वी, ये v cos 60 और ये माइनस v cos 60, दोनों को ऐड किया तो दोनों क्या हो जाएंगे,
सॉरी दोनों को सब्सट्रैक्ट किया तो दोनों क्या मिल जाएंगे, 2v cos 60, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल। रखो वैल्यू, dp वेक्टर बिकम मास कितना 100 ग्राम, 100 ग्राम इसको किस में किलो कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा 0.1 किलोग्राम। 2 वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, मैंने आपको दी हुई है क्या, बिल्कुल दी हुई है। cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। फाइनली चेंज इन मोमेंटम कितना आया 1, चेंज इन मोमेंटम कितना आया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चेंज इन मोमेंटम कितना 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके विजिबल है, ऑफ कोर्स विजिबल है। सो अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम कितना आया 1, टाइम कितना 0.1, तो फाइनली फोर्स कितना 10 न्यूटन। तो फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मेन मोटो आपका बस इतना आना चाहिए। रीबाउंडिंग का केस है तो आपको इसका ये वाला एंगल लेना था, ये वाला नहीं लेना था, ये वाला लेना था 60 डिग्री। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके बच्चों, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर मैं कोई खास क्वेश्चन आपको नहीं करवाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा इम्पल्स सीरीज के अंदर। जब हम चैप्टर ख़त्म होने के बाद इम्पल्स सीरीज पढ़ेंगे तब मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक है। मोमेंटम पर ज़्यादा जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो कुछ इसी तरीके से बनेंगे, कुछ रिबाउंडिंग वाले होंगे, कुछ आपके रॉकेट लॉन्चिंग वाले होंगे जिसमें आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, जो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह वगैरह, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, लिफ्ट वाले की क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे हम, कंस्टेंट मोशन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, सारी चीज़ हम पढ़ेंगे। अब जाके मेन चैप्टर स्टार्ट होने वाला है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मोमेंटम में से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको इम्पल्स सीरीज के अंदर करवाऊँगा, यहाँ नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ। मैंने बस इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक लास्ट क्वेश्चन करवा दिया है, एल्स मैं आपको कोई क्वेश्चंस नहीं करवाने वाला। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको इम्पल्स सीरीज के अंदर करवाऊँगा। जो बच्चे कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो वहाँ जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज के लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो तब तक के लिए बच्चों बाय और ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।